नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया में। आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ खबरों का रुख कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट में 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। कृषि और खनन विभाग में 64 नए पद होंगे सृजित। आसन नदी के दोनों किनारे पर 53 किलोमीटर तक होगा बाढ़ सुरक्षा का काम। उत्तराखंड कांग्रेस को आज भी मजबूत नेताओं की दरकार। 2016 की टूट के बाद नहीं उभर पाई कांग्रेस। भाजपा को भी कांग्रेस के अच्छे घोड़ों की तलाश। देहरादून और आसपास के इलाकों में वीकेंड पर नहीं काम आया पुलिस का एबीसी प्लान। ट्रैफिक व्यवस्था पर आईजी गढ़वाल करेंगे समीक्षा। ट्रैफिक से निजात पाने के लिए होगा मंथन। और उत्तराखंड में अब गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। 12 से 17 जून तक बारिश की संभावना। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। सचिवालय में हुई इस कैबिनेट बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा के बाद 6 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैबिनेट में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए। धामी कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। कृषि और कृषि कल्याण विभाग में 46 पद सृजे। खनन विभाग बागेश्वर में मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए 18 नए पद होंगे सृजे। आसन नदी के दोनों किनारे पर 53 किलोमीटर में होगा बाढ़ सुरक्षा का काम। पीडब्ल्यूडी विभाग के 5 गेस्ट हाउस को पीपीपी मोड पर देने का फैसला। पैरामेडिकल कोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए काउंसिल बनाने का फैसला। आबकारी अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास को मिलने वाले सेस को प्रयोग करने की नियमावली बनाने का फैसला। कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मत था। टोटल 6 मत थे आज। इसमें पहला मत ये आपका कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मत था। इसमें हमारा उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन हुआ था उसमें 2 सेंटर हैं इनके। एक हल्दी में सेंटर है पंतनगर मुख्यालय में, उसमें 34 पद उसमें सृजित हुए थे। दूसरा सेंटर है एडवांस सेंटर फॉर कम्युनिकेशन एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी देहरादून में, उसमें 12 पद थे और उसमें टोटल 46 पद इनके सृजित किए गए थे। पूर्व में जो सर्विस रूल्स इनके बने थे उसमें भर्ती के शोध की व्यवस्था नहीं थी कि वो कैसे होंगे, सीधी भर्ती के पद होंगे, आउटसोर्सिंग के पद होंगे, कैसे होंगे। तो वो आज विभाग ने स्पष्ट एक नियमावली लेकर के आए थे जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। ये दूसरा मत ये औद्योगिक विकास खनन विभाग का मत था। इसमें आपको जैसे जानकारी है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश थे बागेश्वर को लेकर के कि वहाँ पे थोड़ा सा जो इंस्पेक्शन है वो बढ़ाया जाए। इसी के क्रम में विभाग द्वारा कुछ अपने पद जो ज्येष्ठ खान अधिकारी के हैं या भूवैज्ञानिक के हैं, वरिष्ठ खनिज पर्यवेक्षक के हैं, खनिज पर्यवेक्षक के हैं, कुल 18 पद इस तरह से बढ़ाने पे आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। अगला मत ये सिंचाई विभाग का मत था। उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आसन बैराज नदी के प्रारंभिक बिंदु भट्टा फॉल से आसन बैराज कुल 53 किलोमीटर की लंबाई में आसन नदी के दोनों तटों पर बाढ़ परिक्षेत्र की अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में था और इसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त पूर्व में जो बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण बने हुए हैं उनमें कुछ कार्य जैसे कि एसटीपी का निर्माण, एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए नींव और उप संरचना आदि से संबंधित निर्माण कार्य, इस तरह के 5 निर्माण कार्यों को भी अलाउ करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। 2016 में उत्तराखंड कांग्रेस में हुई टूट ने पार्टी को ऐसा गहरा झटका दिया जिससे कांग्रेस आज तक नहीं उभर पाई है। इस घटना के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के नेतृत्व में संकट और कद्दावर नेताओं की कमी देखने को मिली है। जो नेता कांग्रेस को छोड़कर गए उन नेताओं की जगह अब तक नहीं भर पाई है। रिपोर्ट देखिए। 2016 में उत्तराखंड कांग्रेस में हुई टूट ने पार्टी को ऐसा घाव दिया जिससे कांग्रेस अब तक उभर नहीं पाई है। जो नेता कांग्रेस को छोड़कर गए उनकी जगह अब तक भर नहीं पाई है। हरीश रावत अब भी सबसे प्रभावशाली नेता हैं, लेकिन उम्र और लगातार हार ने उनकी स्थिति को कमजोर किया। यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य दलित वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रीतम सिंह जैसे नेता सक्रिय हैं, लेकिन इन्हें व्यापक कद्दावर नेतृत्व का दर्जा नहीं मिलता। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती, जो बीजेपी से काफी कम थी। बीते दिनों राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं की तुलना घोड़े से करते हुए कहा था कि कांग्रेस में 3 प्रकार के घोड़े हैं, रेस का घोड़ा, शादी का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा। जिसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस में बहस छिड़ गई कि कौन रेस का घोड़ा है, कौन शादी का घोड़ा और कौन लंगड़ा घोड़ा है। यहाँ तक कि कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत को ही लंगड़ा घोड़ा बता दिया। जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े की क्लास शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े की कमी नहीं है और जो अच्छे दौड़ने वाले घोड़े थे वो हमारे साथ आ गए। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम अभी कांग्रेस के अंदर और भी अच्छे घोड़े की तलाश कर रहे हैं, उन्हें हम पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में हम भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। अब हरीश रावत जी बता रहे हैं, कुछ दिन बाद दूसरे जी बताएंगे। बहुत से लंगड़े घोड़े हैं, इसके कारण तो कांग्रेस की हालत है। और जो अच्छे घोड़े थे दौड़ने वाले आसार हमारे साथ है। तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो खूब दौड़ लगाने वाले घोड़े हैं ऐसे कितने, उनको पार्टी को जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करें। 2027 भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीते, हमारा प्रयास है। महेंद्र भट्ट का ये बयान कहीं न कहीं 2016 की घटना की ओर इशारा करता है। उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लाने वाले साल 2016 से लेकर अभी तक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 2016 में कांग्रेस के 9 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और कांग्रेस की सरकार को अस्थिर किया था। 2016 में जिन विधायकों ने पार्टी छोड़ी, अगर उनकी सीटों को देखा जाए तो अधिकतर सीटों पर कांग्रेस पार्टी उसके बाद कोई भी चुनाव नहीं जीत पाई। 2016 में कांग्रेस से बीजेपी में गए सुबोध उनियाल, कुंवर प्रणब सिंह, उमेश शर्मा और इसके अलावा विजय बहुगुणा, जिनकी विरासत अब उनके बेटे सौरभ बहुगुणा संभाल रहे हैं, और सतपाल महाराज, इन सबकी सीटों पर कांग्रेस अभी तक कोई विकल्प तैयार नहीं कर पाई है। और गाहे बगाहे खुद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और कांग्रेस के कई अन्य नेता भी इस बात को स्वीकारते हैं। मथुरादत्त जोशी का कहना है कि 2016 में कांग्रेस में जो टूट हुई थी उससे कांग्रेस अभी तक उबर नहीं पाई है और उसके लिए कांग्रेस के नेता और तत्कालीन नेतृत्व जिम्मेदार है। देखिए, मैंने इसलिए बात कही कि मैं तो प्रमाण के साथ बोलता हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ, देखिएगा 2027 के चुनाव आते आते कितने विधायक कांग्रेस पार्टी के टूटकर भाजपा में आएंगे, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ये मैं प्रमाणों के साथ कर रहा हूँ, बहुत से प्रमाण हैं। आप देखिए किस विधायक ने क्या कहा, आप अतीत में जाइए, कौन विधायक क्या बोल रहा था, देख लीजिएगा आप, आज भी देख लीजिए। स्वार्थ की राजनीति ज्यादा हो रही है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का दावा है कि 2016 की हार से कांग्रेस उबर गई है। उन्होंने कहा कि हम निराश होने वाले नहीं हैं, 27 में कांग्रेस दिखा देगी कि कितने तैयार हैं हम। निश्चित उभरी है। हम कैडर, मैं लगातार आप लोगों के चैनल में कह रहा हूँ, हम कैडर पे काम कर रहे हैं, कैडर पे वर्क हो रहा है। हम लीडर बेस पार्टी से हम कैडर बेस पार्टी की ओर को चल रहे हैं और यही कारण है कि केदारनाथ में हम थोड़े से अंतर से 52% वोट बढ़ाने के बाद हम बेईमानी से आ रहे हैं, क्योंकि 4 महीने के अंदर मुख्य चुनाव और इसके बीच में 4800 वोटों को काटा गया और 8000 नए वोट जोड़े गए। 4 महीने में आखिर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया? 17000 वोटों का फर्क आया। 52% वोट बढ़ाने के बाद भी कांग्रेस हारी है। मैं निराश नहीं हूं, लेकिन हम किसी ट्रैप में आने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम अपना काम कर रहे हैं और 27 में दिखाएंगे कि कितने नेता वहां नए आए हैं उभर। 2016 की टूट ने उत्तराखंड कांग्रेस को कमजोर किया, कद्दावर नेताओं की कमी को उजागर किया। हरीश रावत और यशपाल आर्य जैसे कुछ नेता अब भी बचे हैं, लेकिन पहले जैसा प्रभावशाली नेतृत्व नहीं रहा। गुटबाजी, संगठनात्मक कमजोरी और बीजेपी की मजबूत स्थिति ने इस कमी को और गहरा किया है। पार्टी को नए और करिश्माई नेताओं को उभारने की जरूरत है ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हो सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले दिनों वीकेंड पर हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में काफी लंबा जाम देखने को मिला और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने जाम के झाम से निपटने के लिए एबीसी प्लान तैयार किया था, लेकिन धरातल पर यह प्लान काम नहीं आया। ऐसे में आयुषी गढ़वाल, राजेश स्वरूप इसकी समीक्षा करेंगे। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि जाम लगने के क्या कुछ कारण है और उसको किस तरह से दूर किया जाए, इस पर मंथन होगा। जैसा कि आप अवगत है कि 30 तारीख से हमारी 4 धाम यात्रा भी
शुरू हो गई है और वो चरम पर है। और साथ साथ ये ग्रीष्मकालीन पर्यटन में भी बहुत संख्या में पर्यटकों का संख्या बढ़ी है, काफ़ी मात्रा में गाड़ियाँ आ रही हैं। तो इसको हमें पहले ही से हमने इसमें प्लान कर रखा था कि जून का जो पहला, दूसरा और तीसरा जो हफ्ता जो होगा वो काफ़ी, विशेषकर वीकेंड्स में काफ़ी दबाव वाला होगा ट्रैफिक के को लेकर। तो इसके लिए हमने जो पहले ही जो प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी समस्त जनपदों के लिए बना के पहले ही हमने जारी कर दिए थे, उस पर इम्प्लीमेंट भी किया था। इस दौरान पिछले 2 वीकेंड से हमें प्लान सी पे जाना पड़ रहा है, जिसमें कि ये जो ट्रैफिक का जो रेगुलेशन जो है वो हमें रुड़की से ही करना पड़ रहा है। बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। राज्य के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जून को उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। उधर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 13 से 17 जून तक कुमाऊं और गढ़वाल के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है। इसके अलावा उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र के कई जनपदों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की है। आज 11 जून हो गई है, तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली है। इसमें विशेषकर पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत जनपदों में वर्षा रही है और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदों में एक एक स्थान पे भारी वर्षा भी देखने को मिली है। आगे पूर्वानुमान की बात करें तो आज 11 जून को उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पे कुछ स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। लालकुआं में तराई केंद्रीय वन प्रभाग ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की है। प्रभागीय वन अधिकारी की माने तो लालकुआं वीआईपी गेट के पास और ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में वन भूमि पर सबसे लंबे जो है लगातार लगभग 300 से अधिक लोगों ने कब्जा किया हुआ है। यहाँ कई झोपड़पट्टियां और दुकानें बनी हुई है। हालांकि विभाग अभी चिन्हीकरण कर रहा है और अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी करेगा। डीएफओ उमेश चंद्र तिवारी का कहना है कि वन भूमि पर किसी भी तरह के अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिक्र कर रहे हैं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि हम लोगों ने जो अतिक्रमण में वन भूमि में बैठे थे और हमने उनको नोटिस दे करके अपने विभाग स्तर से उनके इविक्शन की कार्रवाई की थी। उसके अगेंस्ट वो कानून के प्राविधानों के अनुसार अपील में गए थे। अभी रिसेंटली उनकी अपीलें भी निस्तारित हो गई हैं और वो खारिज कर दी गई हैं। तो अब प्रकरण में हम लोग नियमानुसार जो इविक्शन की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। कोई ऐसा वो तो कानून में प्राविधानित है कि अगर उनकी अपील खारिज हो गई है तो अब उसका इविक्शन का ही एकमात्र विकल्प है, तो वो कार्रवाई हम आगे बढ़ाएंगे। वहीं चंपावत के रै गांव में ग्रामीणों ने पनार नदी के खनन को लेकर मोर्चा खोल दिया है। नाराज लोगों ने अल्मोड़ा के खनन कारोबारियों पर आरोप लगाया कि वो बेखौफ धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उनके द्वारा अवैध खनन का वीडियो बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि खनन कारोबारी अपना जिला छोड़कर उनके क्षेत्र में खनन कर रहे हैं। उन्हें अंदेशा जताया कि पनार नदी खनन के चलते बरसात के दौरान नदी में जो है वो उफान आता है, जिसकी वजह से उनके खेत खलिहान को काफी नुकसान पहुंचता है। इसमें जो अल्मोड़ा जिले के खनन कारोबारी हैं वो अल्मोड़ा जिला में खनन न करते हुए खनन चंपावत जिले के एरिया में कर रहे हैं। साथ ही जहां पनार नदी पहले बहती थी उस जगह पर पनार नदी को न बहते हुए पनार नदी पूरी चंपावत जिले के एरिया में कर दिया गया है, जिससे हमारा फिरकौला तोक की पूरी उपजाऊ जमीन के साथ साथ हमारे फिरकौला तोक के गांव को भी खतरा बना हुआ है। साथ ही जो रेता और रोड़ी धुलाई वाला पानी है उस पानी को पाइप लगाकर प्रॉपर पनार नदी में छोड़ दिया गया है, जिसको आदमी तो क्या जानवर भी पीने के लिए काबिल नहीं रहा है। इसलिए हमारी प्रशासन से यही मांग है कि नदी का रुख जहां पर है वहीं का इसका खनन कारोबार जो है चंपावत जिले में बंद किया जाए। उधर गदरपुर में उप जिलाधिकारी आसिमा गोयल ने दिनेशपुर में निर्माणाधीन नाट मंदिर का निरीक्षण किया। पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा और दिनेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष के पति काबल सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि करीब 77 लाख रुपए की लागत से नाट मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मेरी पहली विजिट है और मंदिर वाकई में एक ऐसा परिसर लग रहा है जहाँ के मन को शांति मिलती है। निरीक्षण में जो यहाँ पे सीएम घोषणा में जो एक पंडाल बनाने का कार्य किया जा रहा है वो काफ़ी त्वरित गति से किया जा रहा है। फाउंडेशन पड़ चुका है और ऐसा अवगत कराया जा रहा है कि विद इन 2 months पीरियड ये हो जाएगा, जो कि एक अच्छी स्थिति है। और अगर कोई भी इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी
कमी आती है या कोई भी रुकावट आती है तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए। आपदा प्रभावित बूढ़ा केदार क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को मानसून के ध्यान में रखते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने की भी बात कही है। ठीक है, यहाँ नहर लगे हुए हैं, उस पर टेस्ट होते रहते हैं, उसकी रजिस्टर बने हुए हैं, उसका मेंटेन किया जाता है। अभी जो कंटिन्यूएशन में कार्य नहीं हुआ है उसको इस दिशा में नदी फिर से ना आ जाए, उसके लिए कुछ इनको डायरेक्शन दिए गए हैं। एक हफ्ते में इन लोगों को वीडियो बना कर हमें भेजेंगे। लोहाघाट में जल संस्थान की बड़ी लापरवाही सामने है। जल संस्थान द्वारा हर घर नल से जल योजना के तहत सुई गांव में पेयजल लाइन बिछाई गई थी, लेकिन पेयजल लाइन बिछाकर खुली छोड़ दी गई, जिसकी वजह से स्थानीय लोग वहां पर गिर भी रहे हैं और चोटिल हो रहे हैं। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि पिछले 6 महीने बीत चुके हैं, पेयजल लाइन अभी तक नहीं भरी गई है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर किसी भी ग्रामीण को दुर्घटना का शिकार होते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जल संस्थान की होगी। मामला यह है, घर जल नल की एक स्कीम चली हुई थी, उसके तहत जल संस्थान ने किसी ठेकेदार को काम दिया होगा, बट लापरवाही इतनी ज़बरदस्त है कि कम से कम वो लाइन 250 से 300 मीटर लगभग है, वो लाइन बनी, पाइप गड्ढे खोदे गए, पाइप बिछाए गए, पाइप बिछाने के बाद इतनी घोर लापरवाही कि उसको ढकने के लिए किसी ने पलट के नहीं देखा। जबकि मैंने स्वयं फोन में वार्तालाप की ए पवन बिष्ट से कि ऐसी ऐसी बात है, 3-4 महिलाएं गिर गई है, किसी की जान को खतरा है, तो उन्होंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। और महिलाओं के जो है बड़े उग्र तेवर हैं, और एक बार चेतावनी देने के बाद हम अवश्य आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं। उधर मंगलोर में कई ग्रामीण इलाकों में विद्युत कटौती से लोग काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भीषण गर्मी में जहां विद्युत विभाग को राहत देनी चाहिए, तो वहीं बिजली कटौती कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में लाइट 24 घंटे गुल रहती है और उसकी वजह से पेयजल किल्लत भी हो रही है। हमारी ये समस्या है जी, हम लाइट से बहुत परेशान हैं। मैं बाहर काम करता हूँ, मैं सुकून के लिए आया था यहाँ पे, ताकि हमारे इसमें सुकून भी मिल सकता है। अपने घर आता है आदमी जब बाहर काम करता है, तो मैं पूरी रात परेशान रहा हूँ। मैं सोया 1 मिनट नहीं, क्योंकि लाइट आ रही थी, भाग रही थी, और वोल्टेज इतने कमा रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पंखा बिल्कुल स्पीड नहीं दे रहा है। ठीक है जी, मैं बहुत परेशान रहा, इसीलिए मैंने गुस्से में फिर आपको मीडिया बोले। मैं चाह रहा हूँ ये तो कुछ इसमें ऑप्शन उठे, ये लाइट का अच्छे से ध्यान दिया जाए। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। धामी कैबिनेट में 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। कृषि और खनन विभाग में 64 नए पद होंगे सृजित। आसा नदी के दोनों किनारे पर 53 किलोमीटर तक होगा बाढ़ सुरक्षा का काम। उत्तराखंड कांग्रेस को आज भी मजबूत नेताओं की दरकार। 2016 की टूट के बाद नहीं उभर पाई कांग्रेस, भाजपा को भी कांग्रेस के अच्छे घोड़ों की तलाश। देहरादून और आसपास के इलाकों में वीकेंड पर नहीं काम आया पुलिस का एबीसी प्लान। ट्रैफिक व्यवस्था पर आईजी गढ़वाल करेंगे समीक्षा। ट्रैफिक से निजात पाने के लिए होगा मंथन। और उत्तराखंड में अब गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। 12 से 17 जून तक बारिश की संभावना। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी।